ये अपना है 102। स्क्रीन मिल रही होगी दीपक? हाँ, मिल रही। इंद्रियों के लिए यह सदा सच होता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तर्क बुद्धि के लिए यह तथ्य मिथ्या है। भाई तर्क बुद्धि ने तो अब ये कहना, उसको तो पता है, या वो कहती है तर्क बुद्धि कि तर्क बुद्धि के लिए यह सदा सत्य होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं घूम रहा। सेंसरी परसेप्शंस तो कहते हैं यार सूर्य घूम रहा है। तर्क बुद्धि कहती है सूर्य नहीं, ये तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है। परमोच्च दृष्टि के लिए यह मिथ्या है। न तो पृथ्वी गति करती है और न ही सूर्य। केवल सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना के संबंध में एक फेरबदल होता है। अब क्या करें इसका, तो कैसे एक्सप्लेन करें इसको? इसके संबंध में अब आपके क्या कोई विचार आते हैं तो बताइए रविकांत जी। मेरे मन में तो कोई विचार नहीं आ रहा है। वो सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना क्या है, ये यही समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। ठीक ठीक बात है विवेक। नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीपक नहीं, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। हाँ, मतलब एक बात इसमें थी कि तर्क बुद्धि को समझ में नहीं आता। तर्क बुद्धि भी वैसे तो एक्चुअली जो सेंसेस है या एक्सटेंशंस के द्वारा अपन ने देखा है, तो तर्क बुद्धि तो कोई भी चीज को सपोर्ट मिलता है, इसलिए तर्क बुद्धि उसको मानती है। तो सपोर्ट तो आजकल तो इसको खूब आराम से सपोर्ट मिलता है कि पृथ्वी चक्कर काटती है ये। लेकिन अब सूर्य की अपनी चेतना है, पृथ्वी की अपनी चेतना है, हर चीज की, हर एटम की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, वो भी ठीक है। लेकिन अब उस चेतना में उनमें शिफ्ट है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही कैसे। ये कह रहे हैं ये कोई सा चक्कर नहीं काट रहा, हाँ, ये तो खाली परसेप्शन की बात है। वैसे तो हर चीज ही, मैक्सिमम चीज परसेप्शन की है। मतलब उसको कौन सी एक्चुअली क्या है उसका तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब हाँ जिस समय अपने पास में इस बात को मानने का कोई प्रमाण नहीं था कि पृथ्वी चक्कर काटती है, तब तक तो अपने लिए वो एकदम सत्य ही था। वो चीज वहां पर थी ऑलरेडी। लेकिन वो जब तक गुरुत्वाकर्षण का लोगों ने आविष्कार नहीं किया, तब तक तो वो गुरुत्व तो वहां था ही। लेकिन फिर भी उसका पता नहीं था। तो परसेप्शन, वैसे तो हर चीज परसेप्शन पे ही है, लेकिन इसमें शिफ्ट कैसे होता है और यह क्या चीज है, उसका उसका कुछ भी ये आइडिया नहीं है। ईस्ट के अंदर तो पहले ही पता था, वहां हाँ, यूरोप के अंदर तो इन्होंने बाद के अंदर पता लगाया कि भाई ये चक्कर ये काट रहा है, ये हाँ, काट रही ये है पृथ्वी। यहाँ तो वो कह रहे हैं चला पृथ्वी स्थिरा। स्थिराभाती। हाँ, हाँ, चरापति स्थिराभाती, ये अपने था ही ये पहले से था। ये तो पहले से ही यहाँ था। तो वो तो हाँ। एक मतलब सेंसरी परसेप्शन से ऊपर आपका जो रीजन है उसकी टेस्टिमनी उससे ऊपर है। पर हाँ, इनसे सबसे ऊपर परमोच्च दृष्टि है। हाँ, परमोच्च दृष्टि के लिए ये दोनों ही तथ्य, न तो ये चक्कर काटता न ये चक्कर काटता। हम्म, तो अब क्या करें इस बात का कि तो ये तो खाली सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना के संबंध में एक फेरबदल होता है। इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, खाली वो फेरबदल है, शिफ्ट है इसके बीच में। तो माँ इसके संबंध में तो ऐसा सच देखो, अब माँ का मैं खोल देता हूं आपको, ये रहा। He carried to the senses it is always true that the sun moves round the earth. This is false to the region. To the region it is always true that the earth moves round the sun. This is false to the supreme vision. Neither earth moves nor sun. There is only a change in the relation of sun consciousness and earth consciousness. Long silence, impossible, I can't say anything. मैं तो कुछ नहीं कह सकती इसके विषय में। ये थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं, वहां इसमें अगर कुछ, दिस वुड मीन दैट आवर नॉर्मल परसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज ए फॉल्स परसेप्शन। यस नेचुरली, बिल्कुल। और फिर भी आप ये देखिए कि हमारे सारे नियम हैं और हैं, उनको हम काम में तो ले ही रहे हैं।
वो ठीक है, परसेप्शन है जैसा भी है, but then what would be the true perception? What would the true perception be like? Well, yes, there it is. The true perception of the physical world, trees, people, stones. What do you, what do they look like to a supramental eye? This is precisely what one cannot say. When you have the vision and the consciousness of the order of truth, of what is direct, the direct expression of the truth, you immediately have an impression of something inexpressible, because all words belong to the other domain. All images, all comparisons, all expressions belong to the other domain. This is precisely the great difficulty I had. It was on the 29th of February. During the whole time that I lived in this consciousness of the direct manifestation of the truth, I tried to formulate what I was feeling, what I was seeing. It was impossible. There were no words. And immediately, simply, the formulation would cause an instantaneous fall back into the other consciousness. On that occasion, the memory of this aphorism about the sun and the earth came back to me. Even to say a change of consciousness is also a movement. वहाँ ऐसी कोई चीज है नहीं. I don't think one can say anything. I feel incapable of saying anything because all the things we say are uninteresting approximations. But when you are in this truth consciousness, is it a subjective experience or does matter itself change its appearance? पर अब ये तो जो चीजें पूछ रहे हैं उसका डायरेक्टली इस अफोरिज्म से अब क्या कहें? तो इसके अंदर जो ये कह रहे हैं, भाई पहली बात तो आप कह रहे हैं केवल सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना के संबंध में एक फेरबदल होता है. तो जो ट्रू परसेप्शन है उसके अंदर वास्तव में ये जो फेरबदल है या क्या है, इसके विषय में कुछ गाइडेंस देखो. हमको लाइफ डिवाइन में एक जगह श्री अरविंद इसका वर्णन कर रहे हैं, इस अफोरिज्म का नहीं. ये अपना पेज है 472. अगर हम इसको समझना चाहें, ये देखिए, ये 472 हमारा जो वॉल्यूम 1 है सिलेक्शंस का, उसका है 472. और जो एक्चुअल मतलब जो CWSA का नंबर है, CWSA के अंदर वॉल्यूम है ये 21 और पेज नंबर है उसका 81, 82, 86 तक का है ये. मैं पढ़ देता हूं, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए. द प्योर एग्जिस्टेंट, शुद्ध सत, जिसको आप सत, चित और आनंद, तो अगर शुद्ध सत जो भी कोई सत्ता रहती होगी, एंड द इन्फिनिट एंड इटर्नल एनर्जी, अनंत और शाश्वत, अनंत है और शाश्वत है एनर्जी, ऊर्जा. Neither region nor experience nor intuition nor imagination bears witness to us of the possibility of a final terminus. मतलब यदि आप ऊपर चलते जाएं, धीरे धीरे आरोहण करें, ये किसी एक प्रसंग में चल रहे हैं, तो न तो तर्क बुद्धि ये कहती कि कभी कोई अंत आएगा, न आपका जो अनुभव है गहरे से गहरा आध्यात्मिक अनुभव, न आपकी जो इंट्यूशन है, नोर इमेजिनेशन, ये कोई सा भी ये अभी तक नहीं कहता कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ऑफ ए फाइनल टर्मिनस. ऑल एंड एंड बिगिनिंग प्री सपोज समथिंग बियॉन्ड द एंड और बिगिनिंग. ये हमने पहले भी एक अफोरिज्म था कि जो भी सीमित है वो अपनी सीमितता या अपनी जो है वो अनंत के अंदर पाता है. इसलिए कोई भी सीमितता है नहीं. अनंत है इसलिए सीमित है, शाश्वत है इसलिए टेम्पोरल कोई चीज है. एन एब्सोल्यूट एंड, एन एब्सोल्यूट बिगिनिंग is not only a contradiction in term, मतलब अपने आप में खाली ये पर्याय इस तरीके के नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बट ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द एसेंस ऑफ थिंग्स, ए वायलेंस, ए फिक्शन. Infinity imposes itself on the appearances of the finite by its ineffable self-existence.
सेल्फ एग्जिस्टेंस जो है, इंफिनिटी इम्पोजेज इटसेल्फ अपॉन द अपीयरेंसेस ऑफ द फाइनाइट। बट दिस, अब यहां से देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, दिस इज इंफिनिटी विथ रिगार्ड टू टाइम एंड स्पेस। ये जितनी भी बातें हमने करी विथ रिगार्ड टू टाइम एंड स्पेस, इस इंफिनिटी की अनंतता की हमने टाइम और स्पेस के दायरे से, और हमारे कितने भी वास्ट शब्द होंगे वो लगभग इसी से टेंटेड होंगे। हम इससे परे नहीं जा सकते कि ऐसी कोई चेतना है, हम कह जरूर सकते हैं, पर हमारे गठन मात्र में उससे परे जाना साइकोलॉजिकली एक बैरियर है। एन इटर्नल ड्यूरेशन, इनटर्मिनेबल एक्सटेंशन। तो टाइम के लिए हम क्या सोचते हैं? इटर्नल ड्यूरेशन, हमेशा चलता रह रहा है, कभी अंत नहीं हो रहा। इसीलिए इसको तोड़ने के लिए वो ये कह रहे हैं इसका कोई ऐसा सच आदि और अंत नहीं है। शाश्वत एक बिंदु में भी हो सकता है। शाश्वत और अनंत ये हम पढ़ के भी गए हैं कि एक कण मात्र के अंदर, एक क्षण के अंदर, उसमें सारी इटर्निटी आपकी हो सकती है। आप ये कहो वो क्षण भी तो इटर्निटी का अंग है, यही तो तोड़ रहे हैं वो हमारे मेंटल कंसेप्शन को। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो मूवमेंट का आपके जो भान है, उस चेतना में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई किसी तरीके की कुछ चीज नहीं है। मूवमेंट तो उस चेतना के अंदर क्षोभ, उससे ये आता है। तो वो ये कह रहे हैं इसके अंदर की कोई, उसके अंदर मूल प्रकृति के अंदर ऐसा क्षोभ हुआ, वो किस कारण से हुआ, उसके कारण फिर बाद में जो ये सांख्य बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज शुरू हुई, ये कैसे हुई है। इटर्नल ड्यूरेशन, इनटर्मिनेबल एक्सटेंशन। स्पेस क्या है? जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसा एक्सटेंशन, विस्तार। द प्योर रीजन गोज फार्दर। रीजन कैपिटल है देखिए इसमें, ये इससे परे जाता है। एंड लुकिंग इन इट्स ओन कलरलेस एंड ऑस्टियर लाइट एट टाइम एंड स्पेस। अपनी कलरलेस लाइट के अंदर एंड ऑस्टियर लाइट में वो टाइम और स्पेस को देखता है। पॉइंट्स आउट दैट दीज टू आर कैटेगरीज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। टाइम और स्पेस भी जो है हमारी चेतना के निर्माण हैं, दो कैटेगरी है वो। अगर टाइम और स्पेस आपके ही निर्माण हैं, तो अब आपको सारी चीजें, जैसे पेंटिंग कोई व्यक्ति कर रहा है, आपके दिमाग में जो पिक्चर है एक साथ है, जैसे ही मैं उसको किसी कागज के ऊपर डालना शुरू करता हूं, तो जिस माध्यम के ऊपर डाल रहा हूं वो स्पेस हो जाएगा, और जिस क्रम से डाल रहा हूं वो टाइम हो जाएगा। पर अपने आप में उस वस्तु के अंदर कोई टाइम और स्पेस नहीं है। मेरी चेतना के अंदर वो गति, तो जब वहां मैं लेके आता हूं तो उसमें गति का भान आता है और स्पेस का भान आता है, ये टाइम और स्पेस है। और फिर मैं जिस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट करता हूं, ये एक इंटरेक्शन का भान आता है कि मैंने शुरू में ये किया, उसके बाद में ये कलर डाला, ये चीज करी। तो ये जितना भी मूवमेंट है, भी जैसे ये कह रहे हैं कि सारी चीजों के पीछे एक डिवाइन आइडिया है जो उस चीज को मेंटेन करता है। और उस आइडिया के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि दो कनेक्टेड हों या उनका इंटरेक्शन कोई, हमको लगता है ये कनेक्शन। भाई पुस्तक के पन्ने अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट हैं। आप यदि बाध्य हो तो आप कहोगे इसी क्रम से ऐसे पढ़ना जरूरी है, आपके लिए एक क्रम का रूप ले लेगा वो। पर यदि आप उसके अंदर बाध्य नहीं हो, तो कौन सा पेज आप किस तरीके से पढ़ते हो, उसके बीच में क्या रिलेशन है भाई? कोई जरूरी नहीं है। आप कोई सा पेज पहले पढ़ लेते हो, कोई सा पहले खोल लेते हो, बाद में खोल लेते हो। तो ये जो जो शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, किस तरीके से वो चीजों को मेंटेन करती है, उसके पीछे एक आइडिया है। यहां ये कह रहे हैं कि जैसे टाइम और स्पेस, आप में कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है, चित्र के अंदर कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। जैसे ही एक्सप्रेशन में आता है, मूवमेंट महसूस होता है। आपने ऐसे किया, संगीत है, आप में पूरी प्रेरणा, पूरी कविता एक साथ आ गई। अब जब आप उसको लिखते हैं, उसके अंदर आपको टाइम भी आ जाएगा, किस क्रम से आप लिखते हैं। इसलिए अगर कॉज एंड इफेक्ट, ये करे कॉज एंड इफेक्ट आ गए इसके अंदर, जबकि कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है एज सच। कंडीशंस अंडर विच वी अरेंज आवर परसेप्शन ऑफ फिनोमिनन। इस जगत के विषय में हमारा जो परसेप्शन है,
हम जैसे चीजों को देखते हैं उसको हम इन कंडीशंस के अंदर इनको रखते हैं, हम टाइम और स्पेस के अंदर भाई, क्योंकि हमको गति दिखती है, पहले ऐसे था अब ऐसे है। जबकि यदि आप ये कहो इस कंडीशन का इस कंडीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप भी अपने आप को फोटो देखते हैं तब ये मानते हैं पहले मैं इतने बरस का था, आज मैं इतने बरस का हूं। इसको खाली आपकी मेमोरी जोड़ती है, मैं था, मैं का भान है वो जोड़ता है। अदरवाइज यदि आप ये कहें हर क्षण जो है बिल्कुल अपने आप में इंडिपेंडेंट क्षण है और हर क्षण क्रिएशन है, बिल्कुल नया क्रिएशन आता है, तो कनेक्शन तो एज सच यदि आपके इस तरीके की मेमोरी नहीं हो, परसेप्शन इस तरीके का न हो, तो ये जो भान है कंटिन्यूटी का, ये नहीं रह सकता इस तरीके से। When we look at existence in itself, time and space disappear. अगर हम एग्जिस्टेंस को, जो सत्य है, अस्तित्व है, जो भी कोई चीज है, उसको यदि अपने आप में देखें तो टाइम और स्पेस डिसअपियर हो जाते हैं। इफ देर इज एनी एक्सटेंशन, यदि कोई विस्तार हमको नजर आता है, इट इज नॉट ए स्पेशल, मतलब स्पेस से संबंधित विस्तार नहीं है, बट ए साइकोलॉजिकल एक्सटेंशन। जैसे हमने अभी कविता की बात करी या एक चित्र की बात करी, आपके साइकोलॉजिकल विस्तार के अंदर उसकी मौजूदगी है, उसका अस्तित्व वहां है। वो यहां आएगा तब वो टाइम और स्पेस, आपको लगता है टाइम और स्पेस हमारी भाषा में, पर जहां ये चीज मौजूद है, मान लीजिए आपको ये महसूस हुआ कि माँ का मेरे को कार्य करना है, एक कोई प्रारूप आ गया आपके पास, एक मेरे को स्कूल खोलनी है, या फिर मैं माँ के जैसे ये आ गया कि भाई ये अपने को मातृ मंदिर बनाना है यहाँ पे, ओरोविल की रचना करनी है। वहां तो वो अपने जहां भी वो मौजूद है, अब वो कहाँ मौजूद होगा? बाकी तो बनाते बनाते कितना लंबा समय हो गया, कितनी प्रक्रिया से गुजरा है, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं भी ये जो है परफेक्शन की और डिटेल्स के अंदर ये कैसे कर दिया जाए, आज कितने साल हो गए, पर वो कहाँ मौजूद था। अगर हम हमारी चेतना में भी अगर ये कोशिश करें धीरे धीरे रियलिटी को अप्रोच करने की, तो ये करें फिर वो एक्सटेंशन टाइम और स्पेस का नहीं, इज नॉट ए स्पेशल, स्पेस से संबंधित एक्सटेंशन नहीं रह जाता, विस्तार नहीं रह जाता, बट ए साइकोलॉजिकल एक्सटेंशन, जिसमें इन चीजों की अवस्थिति है वहां है ये। इफ देर इज एनी ड्यूरेशन, और यदि टाइम की बात है उसमें, स्पेस की बता दी, अगर एक्सटेंशन है, भाई एक्सटेंशन मतलब स्पेस, और ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन की कहीं कोई बात आती है, इट इज नॉट ए टेम्पोरल, टाइम से संबंधित क्षण है, घंटा है, मिनट है, या आपके साल है, जो युग है, ये नहीं होते उसके अंदर, बट ए साइकोलॉजिकल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी साइकोलॉजिकल होता है। अब यदि इस ड्यूरेशन के हिसाब से सोचिए, यदि पुराण के अंदर ये पद्धति काम में ले रहे हो, या वेद के अंदर इस तरीके का निरूपण हो, या वो जो कह रहे हैं वो इस तरीके की भाषा में काम में ले रहे हो, अब हम कैसे बना सकते हैं इसकी? हमारी भाषा में हम सोचेंगे ये इसी स्पेस और टाइम की बात कर रहे हैं, बट इट इज देन easy to see that this extension and duration are only symbols which represent to the mind something not translatable into intellectual terms. तो ये जो एक्सटेंशन है साइकोलॉजिकल, जिसमें ड्यूरेशन और एक्सटेंशन, ड्यूरेशन मतलब तो टाइम, एक्सटेंशन मतलब स्पेस, आपके अंदर यदि साइकोलॉजिकल ये विस्तार है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं भाई, ये मुश्किल है, पर इसके अंदर यदि हम साहित्य की हमको सुरुचि है, हम धीरे धीरे जानते हैं कि इससे रिलेटेड या इससे करस्पॉन्डिंग कोई चीज है क्या हमारे अंदर, तो थोड़ा थोड़ा हम महसूस कर सकते हैं और हम देख सकते हैं हाँ यार ये बातें तो हैं भाई। माँ का और श्री अरविंद का लिटरेचर पढ़ने के बाद, इस जीवन में पदार्पण करने के बाद में, इस जगत को भी आप वैसे नहीं देखते, ये ही आपके लिए एक फिर बाद में अलग स्वरूप में निकल के आता है। आप कहते हैं जो महसूस हो रहा है वो तो इस टाइम और स्पेस की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग चीज है, यहीं आप ये चीज कह सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इनके अंदर प्रवेश करते हैं तो निश्चित कह सकते हैं, into intellectual terms, an eternity which seems to us the same, all containing ever new moment.
उस मोमेंट में, मतलब उस क्षण मात्र के अंदर सारी इटर्निटी जो है ना, ऑल कंटेनिंग, भाई कहाँ जाएगा, क्या तो सूर्य मूवमेंट करेगा, क्या पृथ्वी मूवमेंट करेगी, सारी चीज वहां एवर न्यू। आप ये कह रहे हो कि आप ये सोचते हो कि वहां है तो वो फिर बाद में वो पुरानी हो गई, वो क्षण का एवर न्यू। ये बात हमको साइकोलॉजिकली कैसे समझ में आए? ऑल कंटेनिंग, न तो उसमें कोई मूवमेंट की कोई चीज है, न उसमें कोई नई आने की चीज है। जैसे हम कहें कि आपकी सारी स्टेट, आप जो बचपन में थे से लेके वृद्धावस्था तक की आपकी सारी स्टेट ऑल कंटेनिंग और एवर न्यू। अब कैसे समझ में आया ये हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर में? अगर वो एक ऐसा क्षण है, एन इटर्निटी which seems to us the same all containing ever new moment, वो एक मोमेंट के अंदर ऑल कंटेनिंग और एवर न्यू। अब ये तो विरोधाभासी चीज प्रतीत होती है। भाई ऑल कंटेनिंग अगर चीजें कंटेन करती है तब तो पीड़ा नहीं है, पर यदि हम जैसे हैं और एक सेंस ऑफ प्रोग्रेशन है, मैंने पेड़ लगाया, बीज लगाया, धीरे 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 बड़ा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, उसके ऊपर फल लग रहे हैं, ये ऑल कंटेनिंग, ये सारी अवस्थाएं भी उसके अंदर कंटेन्ड हैं। आपको यार ये क्या बात हुई? और एवर न्यू, जब उसके अंदर कोई कंटिन्यूटी एज सच नहीं है, सारी चीज वहां मौजूद है, तो फिर बाद में पहले पीछे का रिलेशन क्या रहा? मैंने बीज लगाया, उससे अंकुरित हुआ, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इसको? एन इन्फिनिटी विच सीम्स टू अस द सेम ऑल कंटेनिंग ऑल परवेडिंग पॉइंट, वो तो मोमेंट है, क्षण है। और इन्फिनिटी, ये जो आपके स्पेस से संबंधित जो बात है, वो एक छोटे से कण की बात है, वो वहां है। एन इन्फिनिटी विच सीम्स टू अस द सेम ऑल कंटेनिंग ऑल परवेडिंग, सभी जगह व्याप्त है पॉइंट विदाउट मैग्नीट्यूड। पॉइंट की कंसेप्शन तो मैथ्स में यही है ना, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है एज सच। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टर्म्स, ये कॉन्फ्लिक्ट है टर्म्स की, सो वायलेंट yet accurately expressive of something, वेदांत यही कह रहा है। we do perceive, हम ये चीज परसीव करते हैं। हम मतलब ये थोड़ी है कि कोई सामान्य बात है, पर हाँ जो भी इसमें प्रवेश करता है उन सारों की लगभग रिपोर्ट इस तरीके की है। shows that mind and speech have passed beyond their natural limits and are striving to express a reality in which their own conventions and necessary oppositions disappear into an ineffable identity। एक ऐसे तादात्म्य में एक आइडेंटिटी, एक जो एकम सत हम कहते हैं, उसके अंदर ये सारे ओपोजिशंस हैं, वो नेसेसरीली उसके अंदर जाके परिसमाप्ति पाते हैं। अब अपनी बात आ गई स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। तो हम ये स्टेबिलिटी और मूवमेंट, तो आप ये कहते हैं जैसे व्यक्ति चेतना के अंदर आप कह रहे मैं, आपको बांधने वाली कोई चीज जो मैं का भान है, भाई मैं शुरू में मैं हूं, ये मैं आज ये हूं, पर उस फोटोकार इस फोटो का तो कोई ऐसा संबंध नहीं है। कौन सा भान है जो आपको उससे और इसको जोड़ रहा है? तो स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट, स्टेबल भी हो, मूविंग भी हो। वी मस्ट रिमेंबर, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, आर ओनली आवर साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एब्सोल्यूट, उस इवन एज आवर वननेस एंड मल्टीट्यूड। एकत्व और बहुत्व के जो हमारे परसेप्शंस हैं, ये खाली साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एब्सोल्यूट हैं। वैसे ही उसमें स्टेबिलिटी और मूवमेंट, द एब्सोल्यूट इज बियॉन्ड स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट as it is beyond unity and multiplicity। वो यूनिटी और मल्टीप्लिसिटी से परे है, वैसे ही स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट से परे। न स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या है, और मूवमेंट भी नहीं है तो क्या है? भाई इसमें हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे जो टर्म्स हैं, इनफैक्ट हमको परसीव होता है चेतना को, ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, वो भी खाली कॉन्शियसनेस के परसेप्शंस हैं, उसके अंदर शिफ्ट है खाली। और वो शिफ्ट किस चीज की है? शिफ्ट कौन सी चीज की है? जब सारी चीज हमेशा ही वहां विद्यमान है, तो वहां एक इटर्नल जो नाउ का कॉन्सेप्ट है, ये कह रहे हैं ना सारी चीज वहां एवर प्रेजेंट एवर न्यू वहां है। उस आइडिया के अंदर अपने आप को कैसे क्या करता है,
ये बहुत सुंदर अभी ये आएगा इसके अंदर, बट इट टेक्स इट्स इटर्नल पोइज इन द वन एंड द स्टेबल एंड वर्ल्ड्स राउंड इटसेल्फ इन्फिनिटली। तो ये जो एब्सोल्यूट है ये अपना किसके ऊपर स्टैंड लेता है? टेक्स इट्स इटर्नल पोइज इन द वन एंड द स्टेबल और वर्ल्ड्स राउंड इटसेल्फ इन्फिनिटली, अपने ही चारों तरफ जो है इन्फिनिटली चक्कर काटता है, इनकंसीवेबली सिक्योरली इन द मूविंग एंड मल्टीट्यूडिनस। जो चलायमान है और मल्टीट्यूडिनस है उसमें सिक्योरली जो है ना इनकंसीवेबली इन्फिनिटली ये वर्ल्ड करता रहता है। कैसे? वर्ल्ड एग्जिस्टेंस इज द एक्सटेटिक डांस ऑफ शिवा। शिव का डांस है एक्सटेटिक, आनंद के अंदर। ये पूरी वर्ल्ड एग्जिस्टेंस जो है ना वो रूपक है ये, और बहुत सुंदर रूपक है कि मानिए एज इफ एक्सटेटिक डांस ऑफ शिव है विच मल्टीप्लाइज द बॉडी ऑफ द गॉड नंबरलेसली टू द व्यू। जो व्यू को इतनी तेजी से, भाई जैसे पंखा है, 3 ताड़ी है उसके अंदर, इतनी तेजी से घूम रहा है, आपको वो एक पूरा एक चक्र नजर आ रहा है, या उसकी ताड़ियां जो है गायब नजर आ रही है। आप ये क्या हुआ? तो व्यू को वो कैसे लगता है? उनका जिस तरीके का डांस है तो वो ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान की देह को उसने नंबरलेसली या मल्टीप्लाइज द बॉडी ऑफ द गॉड नंबरलेसली, अनंत रूप से उसको ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसने मल्टीप्लाई कर दिया हो। ये व्यू को ऐसा प्रतीत होता है। ये एक्सटेटिक डांस ऑफ शिव है, न कोई चीज मूव कर रही न कुछ और, भगवान अपने स्वरूप में वैसे के वैसे। इट लीव्स दैट वाइट एग्जिस्टेंस प्रिसाइसली वेयर एंड व्हाट इट वाज। उनकी जो एग्जिस्टेंस है, अपनी शुभ्र जो एग्जिस्टेंस है, मतलब जहां उनकी सत्ता है शिव की, वो जैसी है वहां बस वो तो वैसे हैं, पर व्यू को ऐसा नजर आता है एवर इज एंड एवर विल बी। न तो वो कोई आई न कोई गई, वो एवर प्रेजेंट है। इट्स सोल एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट इज द जॉय ऑफ द डांसिंग। तो ये जितना भी है कुल मिला के वो क्यों है, क्यों का तो क्या बताएं, आनंद है उनको। इस तरीके के परसेप्शन में भी आनंद है, इससे परे के अंदर भी। बट एज वी कैनॉट डिस्क्राइब और थिंक आउट द एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ बियॉन्ड स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट, बियॉन्ड यूनिटी एंड मल्टीट्यूड, नोर इज दैट ऑल आवर नोर इज दैट एट ऑल आवर बिजनेस। और बिजनेस हो तो भी कर क्या सकते हैं हम? अगर मेरे को ये अच्छा नहीं भी लग रहा हो कि नहीं ये डांस मेरे को पसंद नहीं आ रहा, कर क्या लोगे इसका? ये तो है वो है बस। वी मस्ट एक्सेप्ट द डबल फैक्ट, एडमिट बोथ शिव एंड काली। तो उनकी एक शक्ति है, क्रिएट्रिक्स है, इसका और कोई कारण नहीं है क्यों ऐसा होना चाहिए, उसमें सारी चीज एवर प्रेजेंट है। तो एक एक लेयर इन्होंने बता दी। अब इसके माध्यम से इसका यदि हम देखें कि एक परसेप्शन एक चीज है, उसके पीछे भी कोई चीज मूव एज सच कर ही नहीं रही। पहली बात तो खाली ये सेंसरी परसेप्शन की बात है कि वो वहां क्या है, और अगर इनको अपने आप में भी माने तो ये तो आनंद का है इसके अंदर, और डिवाइन आइडिया है, वो सारी चीज को बनाए रख रहा है। उनमें कॉज एंड इफेक्ट तो हम बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट, जबकि वास्तव में तो उसमें खाली माँ की, जगदम्बा की इच्छा शक्ति है। आपके जीवन में भी कोई 2 इवेंट है, सेम स्थितियां हैं, सेम सारी चीजें हैं, हमारे रिएक्शन कितना अलग होता है। माँ तो ये कह रही है कि कोई भी बीमारी, चाहे जुकाम भी है, 2 बार आपको हो रही है, वो 2 बार एक जैसी नहीं है। तो मेडिकल साइंस ने ये जो नाम ले रखे हैं, श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं, आपने नाम दे रखा है ये जुकाम है, जबकि कभी इस तरीके का नहीं होता। अब ये कैसे समझे? ये भी वैसी उसी तरीके की बात है, क्योंकि कभी एक जैसे इंस्टेंस है ही नहीं। तो आपको जुकाम भी 2 बार है, तो आप उसको यदि वैसे ही हैंडल कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। और अब ये तो बहुत मुश्किल बात है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कि इटर्नल डांस है, एक्सटेटिक डांस है ये शिव का, इसके कारण ये सारी चीजें हैं। तो कुछ कुछ जो श्री अरविंद का परसेप्शन है इसके पीछे, हम तो खाली इसकी बात कर रहे हैं कि क्यों सूर्य चेतना, आपकी जो मेंटल कॉन्शियसनेस है, पृथ्वी चेतना, जड़ चेतना, आपकी जो जो मैटर की चेतना है, आपकी भौतिक चेतना है, उसके संबंध में एक फेरबदल होता है। उनके इंटरेक्शन के अंदर, चेतना के अंदर कैसे कैसे ये इंटरेक्शन होता है, क्यों कोई चीजें बनी रह रही हैं,
ये कुछ ऐसी चीजें हैं, पर ये हमारे बिल्कुल कहने, सोचने, समझने इनसे परे है, क्योंकि हम बाउंड हैं हमारे परसेप्शन से। ये प्रॉब्लम है। इसको तो थोड़ा सा गहन चिंतन ही करना पड़ेगा, पर हाँ, इसकी लाइट में देखा जा सकता है इसको। ये अपने आप में हमारे व्यू को प्रतीत होता है, बाकी तो ये एक्सटेटिक डांस है शिव का। और भगवान तो अपने शुभ्र उसके अंदर एग्जिस्टेंस में वैसे के वैसे वहीं हैं। न वो आगे गए, न पीछे गए, न आगे वृद्धि हुई, न कुछ हुआ। वो एज इट इज उनकी अवस्थिति है, और उनकी शक्ति है, वो इन्फिनिटली क्रिएट कर देती है। वन है, मल्टीट्यूडिनस है, स्टेबिलिटी है, मूवमेंट है। ये कोई कुछ हमारे परसेप्शन को नजर आते हैं, और वो इसलिए नजर आते हैं, उनकी शक्ति के कारण नजर आते हैं। तो शिव है और उनकी शक्ति है। ये कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके विषय में। बाकी तो और क्या कहें, क्योंकि माँ तो खाली ये कह के छोड़ रही है कि जब आप सत्य चेतना में होते हो तो ये परसेप्शन बिल्कुल बदल जाता है। वो तो हर चीज के ऊपर ही लागू होता है, बिल्कुल ठीक बात है। पर यदि हम इसका स्टेबिलिटी और मूवमेंट, वो कह रहे हैं कोई सा ही चल नहीं रहा। कि जैसे एनिमेशन आपको दिखाते हैं, एनिमेशन के अंदर ये दिखाते हैं कार्ड, कुछ ये दिखाते हैं ना, एक कार्ड के ऊपर ये एनिमेशन ऐसे ही तो बनाते हैं। एक कार्ड पे एक पिक्चर बना दी, दूसरे के ऊपर स्लाइट उसमें कोई वेरिएशन करके दूसरी बना दी। जब आप तेजी से उन कार्ड्स को चलाते हो तो उसके अंदर पूरा का पूरा एक आप कैसा भी मूवमेंट दिखा सकते हो। 100 कार्ड हैं, उसके अंदर इस तरीके से आपने मूव किया कि आपको लगा रहे ये तो जैसे अलग अलग पिक्चर्स को जोड़ के आपने मूवमेंट बना दिया, जबकि वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, आपने उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट बनाया, पर ऐसा जो चीजें हो रही हैं भाई, आपने क्रम बना दिया उसके अंदर। इसकी इस क्रम से इस तरीके से करेंगे, पर क्या जरूरी है उस क्रम से? यदि आपके पास इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस हो, मन मर्जी कर लो। जैसे अभी बाउंड है इसलिए कॉज एंड इफेक्ट है, इसलिए क्रम है। इसके बाद ये क्रम आएगा, इसके बाद ये आएगा। ये तो हमारी जो इससे बॉन्डेज है, बंधे हुए हैं, तो है ये क्रम। अगर ये क्रम न हो तो जैसे वो कार्ड एनिमेशन के हैं, उसको आप यथाक्रम आप चाहो वैसे लगाओ, तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है क्या नहीं है, वो आपके जैसे मौज आए वैसे करो। आनंद का यही मतलब है कि आप बिल्कुल सक्षम हो, आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, आप सक्षम हो उन कार्ड्स को जैसे चाहो वैसे मूव कर लो। तो आपको भी उनके अंदर कंटिन्यूटी या ये जो डांस है ऐसा कैसे नजर आएगा? हम तो उस उदाहरण के लिए उसको पकड़ के चल रहे हैं कि उसमें फिर ये कैसे नजर आएगा। अरे वही तो नजर नहीं आना। आप वेरियसली कैसे भी उसको अपने तरीके से शफल कर सकते हो। और इसीलिए इस जीवन में आपको लगता है अभी ये चीज करेंगे तो ये होगा, ये वाली करेंगे तो ये होगा। साधना उस सारे नियम को चेंज कर देती है, और उन सारी प्रक्रियाओं को इस तरीके से अरेंज कर देती है कि एक व्यक्ति माला जप रहा है तो भी कोई जरूरी नहीं है वो भगवान के ज्यादा नजदीक जा सके। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति सही चेतना के अंदर है, राइट एटीट्यूड से कर रहा है, चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो एक साधना का अंग बन जाता है। और यूं आप घोर रूप से सारे प्राणायाम कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो। अगर ये कॉज एंड इफेक्ट यही वाला होता तो बताइए, एक चीज प्रक्रिया के द्वारा कभी साधना हो सकती है क्या? या फिर पर्टिकुलर किन्हीं प्रक्रियाओं को परिवर्तित करके भी साधना हो सकती है क्या? ये इसका कारण है। ये शिफ्ट हो जाता है इसके अंदर। सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना जो कह रहे हैं, मैटर के साथ आपका इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, और वैसे ही ये परसीव करने की बात है। इससे ज्यादा खींच के ले जाना हमारे लिए एक बैरियर है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हम कैसे इसको खींच के लेके जाएं। दीपक। हाँ सही बात है, ये काफी चीज हम्म, ठीक भी लगी इसको इतना समझ। तक, और बाद में तो देखो अपना अपना चिंतन है कि इसमें धीरे धीरे ब्रूड अपॉन करें ना। तो हम्म, एक्चुअल में चीजों की हमने जो कड़ी बना रखी है कि एक के बाद एक कड़ी, या इस ये जो मूवमेंट, अगर हम विचार से भी इसको देखेंगे तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। और साधना में तो वास्तव में हो ही जाना चाहिए। नहीं तो मैंने इतने प्राणायाम किए, इतनी माला जपी, तब तो मेरे को इतना इसका फल मिल ही जाना चाहिए। अगर इसी तरीके से चलेंगे
तो जिस चीज को प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी प्रणाली से नहीं हो सकती, और जो भी हम कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। भाई आप ये कह रहे हैं कि आप अष्टांग योग करके तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, वहां आप पैकिंग डिपार्टमेंट में पैकिंग करके पहुंच सकते हो, तो इसका मतलब तो आपने प्रणाली है और उसके कॉज एंड इफेक्ट है सारे ही खत्म कर दिए, और उसका कारण डीपर है। तो कैसे आपकी वो चेतना उसके साथ इंटरेक्ट करती है, आप चाहो वैसे कर सकते हो बिल्कुल। अगर हम इसका प्रैक्टिकल स्वरूप देखें तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर सारी चीज है, और कैसे आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो ये वहम है कि पहले ये था अब ये है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये कंटिन्यूटी का और का बता तो दिया इन्होंने, सेंसरी परसेप्शंस को ये दिखता है, रीजन को ये दिखता है, और उससे भी ऊपर इन्होंने तो खैर बीच की कड़ियां नहीं कही। ये तो पहले सुप्रीम इंटेलिजेंस के लिए न तो ये मूव करता नहीं ये मूव करता, मूव किसका करेगा जब आपके अंदर ही है, क्या मूव करेगा उसमें? आपके अंदर पेंटिंग है पूरी की पूरी, या आपके अंदर पूरा प्लान है। अब वो प्लान जिस भी डायमेंशन में होगा, वो कह रहे हैं उसके अंदर वो साइकोलॉजिकल विस्तार में है, चलो जिस भी डायमेंशन में आपकी कि मेरे को यहाँ एक फैक्ट्री करनी है, मान लीजिए आपने किसी क्रम से, अब जिस क्रम को आपने अपनाया वो आपके साइकोलॉजिकली आपके अंदर, मेरे पास पैसे इतने हैं, मेरे पास क्षमता इतनी है इस समय, ये चीजें कितनी कितनी सारी चीजें और लॉजिस्टिक्स उसमें भी होती हैं। आपने एक बार नींव डाल दी, बाद में कोई अचानक कोई काम आ गया। अब कैसे कॉज एंड इफेक्ट आप सारी चीजों का, कि भी इतना बीच में छोड़ना चाहिए या कोई दूसरा वो जल्दी बना लेगा, किन चीजों से बिल्डिंग मटेरियल क्या होगा, जब ये ही चीजें कितनी वेरी करती है आपके अनुसार, और जबकि एक प्रारूप आपने ले रखा है माइंड के अंदर, पर जो बद्ध चेतना है वो कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकता कि आप एक छोटी सी फैक्ट्री भी आप बना रहे हो, कैसे समझाए उसको? जिसको वो पता नहीं चल रहा, वो तो देख रहा है पहले तो ये हुआ, वो खाली प्रक्रियाएं देख रहा है और उसको भी बहुत छोटे तरीके से देख रहा है। तो माँ तो खाली ये कह रही है भी हमारा परसेप्शन है वो बहुत लिमिटेड है, दकियानुसी है। इस तरीके से कुछ कुछ ये चीज हम देख सकते हैं, एटलीस्ट अपने परसेप्शन को, इसमें हमको ये पता चलता है भी प्रैक्टिकल स्वरूप इसका क्या, कि हमने जो कॉज एंड इफेक्ट जीवन के बारे में ले रखे हैं, ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। यही बात हमारी जड़ चेतना मानने तैयार नहीं है। आप ये देखिए, ये करेंगे तो ये होगा, ये वाली चीज करेंगे तो ये होगा, जबकि हम अंदर से ये जानते हैं हाँ यार ये बात तो ठीक है, पर बाहरी चेतना मानती कहाँ है? वो नहीं मानती, इसलिए हमको सारा ये क्रम है, सारी चीजें हैं कि इस चीज से ये बना, पहले ये चीज हुई तो इसके कारण ये इफेक्ट आया। मतलब बीमारी के विषय में भी वो ये कह रहे हैं कि आप खाली नाम देते हो, जबकि नाम दे ही नहीं सकते आप। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये कभी कोई स्वीकार कर सकता है क्या? वो कहे पागलपन है ये। अरे जुकाम तो जुकाम है, और मैंने ले रखा है, अब हम सब ने ये देख रखा है, मैं ये करता हूं तो मेरे को इससे फायदा होता है। आप कहते हो यार मैं अपने पास रखता हूँ, इस समय मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है तो मैं भाई ये 2 दिन ये ले लेता हूँ, मेरे इससे रिलीफ मिल जाता है। दूसरा कहता नहीं मेरे तो इससे फायदा होता है। माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, आपने लेबल कर रखे हैं, बस यही बात नहीं समझ में आती। तो इनका जो परसेप्शन है कितना हमको तुरंत में मुक्ति तो दे देता है, कम से कम ये जो बॉन्डेज है तुरंत उससे ये रिलीफ तो मिलती है, यदि आप एट हार्ट इसको ले लें। विवेक? नहीं भैया कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब इसके बाद में ये 110 वाला ये है, ये और भी विचित्र है। सूर्य की संरचना या मंगल की रूपरेखा, इसके बारे में माँ कोई एज सच डेफिनेटिव कोई बात कह नहीं रही। को देखना निसंदेह एक महान उपलब्धि है, परंतु जब तुम्हारे पास वह उपकरण होगा जो तुम्हें एक मनुष्य की आत्मा को वैसे ही दिखा सकेगा जैसे तुम एक चित्र देखते हो, तब तुम भौतिक विज्ञान के चमत्कारों को बच्चों के खिलौनों के रूप में देखकर मुस्कुराओगे। अभी जैसे आप सूर्य की संरचना है, मंगल की रूपरेखा है, एक महान उपलब्धि है, परंतु जब तुम्हारे पास वह उपकरण होगा जो तुम्हें एक मनुष्य की आत्मा को वैसे ही दिखा सकेगा जैसे तुम एक चित्र देख रहे हो,
वैसे दिखा देगा। तब तुम भौतिक विज्ञान के चमत्कारों को बच्चों के खिलौनों के रूप में देखकर मुस्कुराओगे। अब बताओ क्या करें इसका? रविकांत जी। ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीज एक नेचुरल फिनोमिना है उनका। हम लोगों के लिए एक चमत्कार या अचंभा या वो चीज दिखाई देती है, मगर वो चीज अपने आप में वस्तु स्थित है, तो वो हमें चमत्कार दिखाई देता है, मगर वो तो नेचुरल है ना। क्या? इसलिए हमें वो चमत्कार दिखाई देता है। हमारी वो हमारी सोच में नहीं था पहले से। और यही चीज पहले वाले उसमें है कि जो हमने पढ़ा अभी, वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सत्य चेतना में होंगे तो हमारे लिए ये सब चीजें वो तो अपने आप में स्वयं वैसी हैं, इसलिए हमारी उससे तारतम्य नहीं है या अलाइनमेंट नहीं है, या हमारी सोच वैसी नहीं है तो हमें अचंभा सा या वो चीज लगती है कि ये चेतना ऐसी है, ये चेतना ऐसी है, वो आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया। मगर श्री अरविंद कह रहे हैं ये सब नेचुरल चीजें हैं सब, मगर हमने इनको नाम दे रखा है अपने जीवन में इनको समझने के लिए। ये चीज है। हाँ नहीं, पर हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे ना कि इस परसेप्शन से क्या पॉसिबल है। भाई, समस्या तो परसेप्शन की है। पर ये वाले का बताओ आप, सूर्य की संरचना, परंतु जब तुम्हारे पास वह उपकरण होगा जो तुम्हें एक मनुष्य की आत्मा को वैसे ही दिखा सकेगा जैसे तुम एक चित्र को देखते हो। चित्र को देखते हो, अगर वो उपकरण तुम्हारे पास होगा, तब तुम भौतिक विज्ञान के चमत्कारों को खिलौनों के रूप में देखकर मुस्कुराओगे। ये क्या कहें इस बात का? उसका तो मैंने प्रैक्टिकल हमको अपने क्या क्या लें भाई, हमेशा यदि उससे कोई प्रैक्टिकल हमारा कोई उससे लाभ न हो, तब तो उसको ठीक है भाई, ऐसा परसेप्शन होगा। पर वो होगा तो होगा, लगता तो नहीं है कि भाई जिस तरीके से जीवन है उसके अंदर कभी कोई ये होगा। तो क्या जबरदस्ती समय खराब करें, या ये देख के साइंस फिक्शन है खुश हो जाएं, हाँ भाई ऐसा होगा। तो इसलिए हम बार बार प्रैक्टिकल उसके स्वरूप से इसलिए जोड़ते हैं कि ये जैसे ही हम प्रैक्टिकली इसको इस बात पे डालते हैं कि कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कोई इस तरीके की बाध्यता नहीं है। ऊपर वाले के साथ हमने ये किया कि हमारे अंदर वो लेयर है, हमारे अंदर वो चीज है, और ये इसीलिए साधना संभव है। और यदि वो संभव है, थोड़ा सा भी यदि हमारे अंदर ये बात प्रवेश कर जाए, बहुत बड़ी मुक्ति लेके आती है ये बात। आप महसूस करके देखिए, यदि आपको ये ब्रीच कर जाए, अभी तो बाउंड हैं, हम बंधे हुए हैं भाई, ये नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? उससे ऊपर अगर ये काम नहीं करेंगे तो साधना कैसे होगी? एज इफ साधना के अपने कोई नियम है। हाँ, उसका एक सत्य है, उसका एक डीपर एक ट्रुथ है, वो एक अलग बात है। पर यदि आपने कोई उसकी प्रणाली, उसकी कोई प्रक्रिया, उसके कोई इस तरीके से कि आपने ये मालाएं जपेंगे तो होगी, इनसे किसी से भी नहीं होगी। ये सारे कर लो तो इनसे हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। इनमें से कोई सा ही न कर रहे हो, इसलिए सारी योग पद्धतियों का निरूपण जो भी संभव है वो सारा करने के बाद में गीता लास्ट के अंदर क्या कह रही है कि सारों को छोड़ दे, सर्वधर्मान। इसीलिए वो फिर बाद में आप एक्चुअल एंट्री है उस बात की। तो ऊपर वाले का तो हमने प्रैक्टिकल स्वरूप ये लिया कि भी ये नहीं है। और ये बात अगर हमको थोड़ी भी अगर एंटर कर जाए कि ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अगर ये एंटर कर पाए, करती नहीं है बात, मतलब ये सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, जो इसमें प्रवेश किया उसके नहीं आती भाई। यार ये काम नहीं करूंगा तो कैसे होएगा? मेरे को तो माँ के ऊपर पूरे समय केंद्रित रहना ही चाहिए। पर धीरे धीरे जब माँ के ऊपर हो, जो उनकी प्रेयर देखिए कि हम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसको सो कॉल्ड इंटेंसिटी है या और है, माँ की प्रेयर में यही है ना। ये जो इंटेंसिटी लगाना, ये करना कि हम बहुत इंटेंसली उसको ध्यान रख रहे हैं उसका, ये है। ये भी तेरे और मेरे बीच में एज इफ एक बीच में थोड़ा सा व्यवधान है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। आप सिंपली वही क्यों नहीं रह सकते? अब ये बात तो समझ नहीं आती ना। वो तो ऊपर का हो गया, ये वाली बात विवेक,
ये जो सूर्य की संरचना या मंगल की रूपरेखा को देखना निसंदेह एक महान उपलब्धि है। इसमें क्या कह रही हो? बाह्य रूप से तो कर, लेकिन इसका वास्तविकता क्या है तो समझना मतलब हैं? वास्तविक इसका अर्थ क्या है ये तो समझना मेरे लिए संभव नहीं लग रहा है। नहीं, ये वो तो तो ऐसे किसी के लिए भी केवल संभव नहीं है। इसमें तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि वास्तविक क्या हो, वास्तविक होता भी क्या है। ये तो अपने जो शार्प करने की बात है, अपने इंस्ट्रूमेंट को शार्प करें इसमें बस। और इसमें भाई खुल के जितना कह सको, कोई आपको रोकने वाला तो है नहीं। जितनी उड़ान भर सको। ये चीजें ऐसी है भी, जितना आपका मन चलता है इसके अंदर, तो कुछ भी कहो, कोई चीज तो गलत है नहीं इसके अंदर। ये ऐसी चीजें हैं, इसमें पूरा खुला आकाश है। आप जो कहो सो आपकी छूट है इसमें। जैसे वो कह रहे हैं तेरी पूरी छूट है, इसमें तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। तो सूर्य की संरचना या मंगल की रूपरेखा को देखना निस्संदेह एक महान उपलब्धि है। परंतु जब तुम्हारे पास वो उपकरण होगा जो तुम्हें एक मनुष्य की आत्मा को वैसे ही दिखा सकेगा जैसे तुम एक चित्र देखते हो, तब तुम भौतिक विज्ञान के चमत्कारों को बच्चों के खिलौनों के रूप में देखकर मुस्कुराओगे। इसको तो तब अभी हम लोग जैसे चंद्रमा पर ये सारा चीज़ भेजकर हम लोग को बहुत गर्व लग रहा है, लेकिन जब हमने अपने अतीत को देखते हैं तो ऐसे-ऐसे विमान हैं जो मन की गति से जाते हैं, तो उससे तुरंत पहुँच जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कि ऐसे-ऐसे हमारे पास ऋषि-मुनि हुए हैं कि बस संकल्प करते हैं और नई सृष्टियों का निर्माण कर देते हैं। जब ऐसी-ऐसी उपलब्धियाँ हमारे पास आएगी तो ये विज्ञान जो अभी कर पा रहा है इतना परिश्रम से, स्वाभाविक है कि उस समय जब हमारे पास ऐसी क्षमताएँ खुद के अंदर हो जाएँगी तो फिर विज्ञान जो अभी इतना कर पा रहा है वो हमारे लिए खिलौने के जैसा लगेगा। जैसे अभी जैसे एआई डेवलप होते जा रहा है तो उसके सामने जो हमारी अभी क्षमताएँ हैं वो बिल्कुल नगण्य की तरह लग रही है। उसी प्रकार जब हमारे अंदर ऐसी क्षमताएँ जो अतीत में थी वर्तमान में अगर आ जाती हैं, तो भौतिक विज्ञान अभी जो चीज़ें कर पा रहा है वो हमारे लिए खिलौने की तरह लगेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है दीपक। हाँ, ये जो बात है ये कि भी जैसे फिजिकल वर्ल्ड की जो उपलब्धियां हैं वो जैसे जैसे चेतना और आगे बढ़ेगी तो ये जो चीजें हैं ये काफी बच्चे जैसी लगेगी। अब वो उसमें कई सारी चीजें है ना कि भाई वो एडवेंचर करते हैं अपन, तो फिजिकल एडवेंचर्स अपने को इतने ज्यादा एंटाइसिंग लगते हैं। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया और चढ़ गया। माता जी कहते हैं कि आत्मा को पाना, भगवान को पाना सबसे बड़ा एडवेंचर है। तो उसी तरीके से उसी में कि जब हम उस हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि अपने साइकोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट, नॉट लाइक आउटर इंस्ट्रूमेंट, या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से देख सकेंगे उसको भी क्या कहें कि वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या होगा। वो तो फिजिकल से तो पकड़ में आएगी भी नहीं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे डेवलप होंगे तो वो अपने को छोटी, तभी अपने जो एंशिएंट इंडिया के अंदर भी उनमें बहुत इतनी कैपेसिटी वाले लोग थे, कभी भी उन्होंने फिजिकल को कभी भी प्रेशर ज्यादा दिया नहीं, क्योंकि उनको ये चीज का पूरा कंफर्म था मे बी कि फिजिकल चीजों के ऊपर ही कंसंट्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अदरवाइज तो ये जो भौतिक सुख सुविधा के साधन वगैरह तो पहले भी डेवलप कर सकते थे, लेकिन कभी भी इसको प्रेशर नहीं दिया। तो उसी तरह से एसेंशियल कॉन्शियसनेस ही है, तो मे बी लाइक ऐसी कुछ चीज। भाई इसके अंदर एक चीज जो हमको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे हमारी कोई बिल्ली है या हमने कोई कोई पाल रखा है उसको हाँ, घुमा लाएं कहीं भी। अब वो रिपोर्ट दे, वो क्या रिपोर्ट देगी? तो वैसे ही आपने कैसे भी उपकरण डेवलप कर लिए, पर चेतना उसको जो इंटरप्रेट करने वाली है, या उनको उपकरण भी आपने इसी तरीके से तैयार किए। आपके सेंसरी एक्सटेंशन ही तो हैं वो उपकरण, और क्या हैं? ये जितने भी उपकरण हैं हमारे सेंसेस के एक्सटेंशंस हैं, एज इफ कि वहां जहां हम नहीं जा पा रहे अभी, उनको ही
तो उनका एनालिसिस अगर करने वाली चेतना इस तरीके से है, जब तक ये परसेप्शन है, उसकी रिपोर्ट और क्या आ सकती है ये बताओ। 20 साल से कोई कुत्ता कहीं रह रहा है, अगर अमेरिका में रह रहा है, हाँ ठीक है, आपको ये गाइड कर देगा कि उसका घर कहाँ है, खाने की चीज कहाँ है, या कोई सूंघ के कोई रुमाल कहाँ पड़ी है या कहाँ पड़ी है, वहां तक तो लेके चला जाएगा। पर उसका बना क्या सकता है एज इफ, मतलब एग्जिस्टेंस जो है उसका क्या बनाएगा वो। और जहां तक हमारे अंदर क्षमताओं की भी बात है, तो रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ के जा चुके हैं कि भौतिक में इतनी क्षमताएं हैं। सिद्धियों की जब बात है, भौतिक के अपने स्तर के ऊपर, प्राण के अपने स्तर के ऊपर, और मन की, ये सारी शक्तियों की हमने बात करी थी। प्राकाम्य है, व्याप्ति है, ईशिता है, वशिता है, और फिर बाद में अष्ट सिद्धियां हैं हमारे। तो ये सारी की सारी जिसके अंदर शरीर के अंदर है, अणिमा है, लगिमा है, गरिमा है, और उसमें निष्कर्ष ये निकला था ये सारी की सारी भी आप में हो जाएं, तो ये एक भयंकर आपके अंदर कोई एज इफ, यदि अंतरात्मा न हो तो एक आसुरिक कल्मिनेशन हो जाएगा ये, और इतना भयंकर एक चीज हो जाएगी, विभत्सता आ जाएगी। तो इसका मतलब आपकी शुरुआत आगे दूसरी चीजें हैं। तो मैं आपको फटाफट इसके लिए एक, जो ये श्री अरविंद का है, मैं खाली 2 मिनट आपको ये शेयर कर देता हूं, और इस दृष्टिकोण से आप ये देखिए। ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर है। यहां से देखो, तुम दीनता की बात करते हो, ये मिल रही है ना स्क्रीन, ये कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर पेज 25 है। जिनके पास प्रिंटेड है वो तो प्रिंटेड, नहीं तो ये स्क्रीन दिख ही रही है। तुम दीनता की बात करते हो, परंतु मैं नहीं जानता कि दीनता आध्यात्मिकता की सबसे सही कसौटी है भी या नहीं। मुझे ज्ञात सभी आध्यात्मिक लोग पूरी तरह से विनम्र हैं, क्योंकि वे अपनी सही स्थिति के बारे में जानते हैं, परंतु विनम्रता हाथों के उस निंदनीय याचनात्मक मुद्रा में रगड़ने में नहीं होती, जो कि कुछ वैष्णवों में इतनी प्रचलित है। वह तो केवल मिथ्याभिमान का ही परिवर्तित रूप है। सच्ची विनम्रता अहम शून्यता है। यह इस बात के एहसास से आती है कि व्यक्ति विश्व के अंदर एक बिल्कुल मामूली सी घटना मात्र है। आपने ये कर रखा हमारा विज्ञान पता नहीं क्या, हमारा ये क्या। मान लो चिंपैंजी मिलके अपने बहुत विकसित विज्ञान बना लें, बहुत ज्यादा एआई बना लें, या पता नहीं क्या क्या बना लें, हाँ उनके अपने स्तर के ऊपर तो खतरा हो सकता है कि वो अपनी जाति का विध्वंस कर बैठें, जो मनुष्य के लिए पूरा है ये। पर ऐसा सच और क्या उससे नुकसान हो सकता है। कोई दीमक है, उसकी कम्युनिटी कोई ऐसी चीज इजाद कर ले कि दीमक लुप्त ही हो जाए पूरे पृथ्वी से, ये संभावना है, या वो अपने आप को नुकसान कर बैठे या और कर बैठे, या मान लो मनुष्यों के लिए भी पीड़ा का हो जाए। पर इससे ज्यादा और क्या कर सकती है वही, वो क्या कर लेगी। तो मनुष्य को ये लगता है पता नहीं मेरे पास विज्ञान आ गया, मैं अब, अरे चेतना तो वो की वही है, तू देख क्या लेगा, ये बात नहीं समझ में आ रही, इसलिए वो मुस्कुराएगा। अगर ये उपकरण आ जाए उसके पास जो आत्मा को देख पाए, तो वो देख लेगा यार ये कुछ कर नहीं सकता है। बिल्ली जाके आपको क्या रिपोर्ट ला देगी, वो ला नहीं सकती, उस चेतना में संभव नहीं है। आपको ये वाली को मैंने ट्रेन किया है 50 साल से, आपको अनादिकाल तक ट्रेन करते रहो, चेतना में यदि शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति ने तो कितने लाखों वर्षों से इनको तैयार किया ही है, उससे ज्यादा बरस तो तू जिएगा भी नहीं। कहां से ट्रेन कर लेगा, न बिल्ली जिएगी उतने साल, न तू जिएगा, जबकि प्रकृति तो तैयार करके लेके आ रही है इसको। तो जैसे वो असंभव चीज है, वैसे ही इस डायमेंशन में ये बात नहीं है, इसलिए वो मुस्कुराएगा, यार कैसी बातें कर रहा है ये। जैसे व्यक्ति मुस्कुराएगा इस बात से, अगर आपको कोई सीरियसली ये कहे कि मैंने एक चूहा भेजा है, वो रिपोर्ट लेके आ रहा है जयपुर की, और अगर कोई दूसरा हो तब तो आप कह दो, और कोई सीरियस आदमी कोई सोचे वो कह रहा है, जगत गुरु जी कह रहे हैं ये बात, तो आप अंदर कहोगे यार चक्कर क्या है ये। और प्रामाणिक व्यक्ति हो तो कई बार संदेह भी हो सकता है, नहीं तो आपका तो फिर पागल बातें कर रहा है। यदि उसकी योग्यताएं और उसके संदेश, मनुष्य मतलब मनुष्य की योग्यताएं और उसके संदेश तारागणों को उनकी कक्षाओं से हिला देते हों, आप में यदि ये क्षमता आ गई,
आपके संदेश जो हैं सूर्य को उसकी कक्षा से हटा के दूसरी जगह लगा दिया, मंगल को उसकी दूसरी जगह हटा के दूसरी जगह लगा दिया, तो भी क्या हो, तो भी वह एक क्षणिक चीज है। उसका एक आरंभ रहा है और उसका एक अंत होगा। अगर आप में ये क्षमताएं भी डेवलप हो जाए, तो इसलिए जनरली हम भारतीय संस्कृति की भी बात करते हैं, उनमें ये क्षमताएं थी, वो थी। हम अपने ही स्तर से, जैसे हम कहें, कुछ से ये पूछा जाए वो कि श्री अरविंद महान क्यों, तो इसी में माँ का, इसमें कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में ही है कि हमसे ये प्रश्न पूछा जाए तो हम एक्चुअल में ये भी नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति महान क्यों। अगर श्री अरविंद के विषय में ये पूछा जाए कि वो क्यों महान, तो हम तो अपने ही जो टर्म्स हैं उनके अंदर कहेंगे इसलिए महान। वो तो हमारी दकियानू से टर्म्स होंगे, और उन्होंने इसीलिए जो एक्चुअल में काम किया श्री अरविंद ने, अब कैसे कौन डिफाइन करे, ये एक बड़ी समस्या है। आप समझो इसको, तो जब माँ कहती है ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, और हमको एक क्षण मात्र के भी लिए नहीं भूलना चाहिए कि ऑल वी ओ टू दी। अब ऑल में हम क्या समझे, हमारा ऑल तो जो है वो है, और उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, क्या अचीव किया, किसके लिए प्रयास किया, हमारे लिए मार्ग खोले, पता नहीं क्या मार्ग खोले, क्योंकि हम तो मानवीय टर्म्स के अंदर बात करेंगे। कुल मिलाकर वह एक घोड़ा है जिस पर कोई दूसरा सवारी करेगा, तो कैसा भी विज्ञान हो, कैसा भी कुछ भी हो, उसका तो बस यही महत्व है। परंतु यदि घोड़ा अपना सारा समय जंगल में चौकड़ी भरने में और काठी लदवाए जाने का जिद्दी रूप से प्रतिरोध करने में लगाए, तो उसे, जैसा कि विद्यार्थी कहते हैं, उसका मालिक उसे त्याग देता है। तो उसकी उपयोगिता, तो हमारे विज्ञान की या मनुष्य अपने आप के अंदर उसकी क्या उपयोगिता है सच, जब तक वो ये नहीं समझ जाता कि वो अंतरात्मा है। यदि उससे तादात्म्य करते हो तब तो आप हो, तादात्म्य नहीं करते हो तो उतनी उपयोगिता है जितनी की उसकी है। इसलिए वो मुस्कुराएगा। अगर उपकरण ये बना भी ले, जैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा इतने ग्राम की होती है, वो निकलने के बाद ये होती है, हम बता देंगे आपको सारी चीजें, तो ये मुस्कुराएगा, क्योंकि इस डायमेंशन में ये चीज है ही नहीं, ये बातें इस डायमेंशन में है नहीं, इसलिए मुस्कुराएगा। ये कैसे लोग हैं, इस तरीके से है ये। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी ये बात प्रवेश कर जाए कि चेतना में आरोहण ही एकमात्र हमारी जो व्यक्तिगत और जो सामूहिक है, वो समस्याओं का एकमात्र उपाय यही है, और श्री अरविंद ने सारा समय इसी के लिए लगाया। कैसे वो आए, तो जो है आमूल परिवर्तन ही इसके अंदर चीजों को वास्तव में कोई चीज कर सकता है, इसको आपको कोई आगे तक की कोई चीज कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं है ये। इसमें अगर कोई बात है तो ठीक है। दीपक, नहीं ठीक है। रविकांत जी, नहीं, कुछ नहीं कहना है। ठीक है। इसके अंदर जो अगला है ना, उसका आप थोड़ा सा पहले मंथन करके, तैयारी करके, फिर कल पकड़ते हैं इनको। यहाँ आज तो दोनों ही बड़े अजीब थे, अजीब क्या, बड़े मुश्किल तरीके के थे। कल आगे चलते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।